ठीक है, कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। अब सवाल ये है हमने किस डेट के ऊपर टैक्स लगाना है, हमें उस डेट का पता होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, आप लोगों ने अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स देखे होंगे कि हम सबसे पहले जाते हैं, हम एडवांस पे करके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडवांस पे किया 15 अगस्त 2024 को, और जिस दिन एडवांस पे किया उस दिन टैक्स का रेट था 17%। आप रिमेनिंग पेमेंट करते हैं 21 अगस्त 2024 को, तब भी रेट कितना होता है 17%। वो आपको इनवॉइस इशू कर देते हैं 29 अगस्त 2024 को, रेट होता है 17%। फिर आपको कॉल करते हैं और वो कहते हैं जी गुड्स आपकी अवेलेबल हो गई हैं, और गुड्स अवेलेबल होती हैं 10 सितंबर 2024 को, रेट हो गया है 18%। आप जाते हैं, आप गुड्स की डिलीवरी लेते हैं 15 अक्टूबर 2024 को, रेट होता है 20%। अब हर दफ़ा रेट भी चेंज हो गया। अब सवाल ये है कि हमने किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करनी है, बिकॉज जिस डेट के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर हम सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे ना, उसी टाइम के ऊपर क्या लगा जाएगा, सेल्स टैक्स लिया जाएगा। अब ये हमारे पास 5 डेट्स आ रही हैं, हम किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज जो डेट होगी उसी के ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो इसके लिए रूल आपने क्या करना है, याद रखना है। टाइम ऑफ सप्लाई का जो रूल है वो आपने कॉमन रूल जो है वो याद कर लेना है, और वो नॉर्मल रूल्स पहले बात करते हैं। हमारा नॉर्मल रूल क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड, इसमें से जो भी अर्ली इवेंट हो गया वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है। उसी दिन पे हम अपनी सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे और उसी दिन के मुताबिक हम क्या करेंगे, टैक्स जो है चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखें इसमें से किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड होनी चाहिए, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड। जो अर्लियर इवेंट होगा, बताएं किस डेट के ऊपर हमारे सप्लाई रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब गुड्स हमारी अवेलेबल हो गई थी 10 तारीख को, इस डेट पे हम क्या करेंगे, अपनी सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, और जो रेट था इसके मुताबिक क्या ले लेंगे, अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर। अब इसमें आपने याद रखनी है, इस रूल की वजह से जो भी हम एडवांस पे कर रहे होंगे, जो भी हम एडवांस पे कर रहे होंगे, इस एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है टैक्स में। एडवांस क्या हो जाएगा, हमेशा इग्नोर हो जाएगा। एडवांस क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा इग्नोर हो जाएगा। सेल्स टैक्स में एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज हमने सप्लाई रिकॉर्ड करनी है। हमारे पास रूल जो है वो लिखा हुआ, मैंने खुद ही फेंका है। हमारे पास जो रूल लिखा हुआ है वो क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज़ अर्लियर। तो एडवांस का कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। पेपर में वो पॉइंट गिवन करता है, ये वाला पेपर में जब वो पॉइंट गिवन करेगा, थैंक यू, पेपर में जब वो एडवांस का पॉइंट गिवन करेगा तो रिमेंबर हम कभी भी एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। एडवांस क्या होगा हमारा, हमेशा इग्नोर होगा। एडवांस क्या होगा, हमेशा इग्नोर होगा, कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होता। तो नॉर्मल रूल क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड, उसके ऊपर क्या करेंगे हम, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। डन। अब उसके बाद हमारे पास आती है बारी हायर परचेज़ की। सेकंड आता है हमारे पास रूल, और वो क्या है, हायर परचेज़। अब क्या मतलब होता है हायर परचेज़ का, कि आप चीज़ें ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों पर। अब जब आप किस्तों पे चीज़ें लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं, तो कभी इत्तेफाक में कैसे लेते हैं, हम जाते हैं पहले एडवांस पे करते हैं, फिर वो हमें गुड्स मिल जाती हैं,
हम उनकी हर महीने किस्तें पे करते हैं, और जब वो किस्तें ख़त्म हो जाती हैं गुड्स हमारे नाम हो जाती हैं। ऐसे ही है, मतलब अगर बाइक किस्तों पर लेंगे क्या होगा, पहले आप एडवांस पे करके आएंगे, आपको बाइक दे दी जाएगी, फिर जब किस्तें पूरी हो जाएंगी तो बाइक क्या हो जाएगी, आपके नाम हो जाएगी। ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि अगर हमने किस्तों पे चीज़ ली है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, बिकॉज जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी उसके मुताबिक ही क्या किया जाएगा, टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। तो सवाल है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। देखिए हायर परचेज एग्रीमेंट है, इसमें आपने याद रखना है कि जो डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा, क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन आपने हायर परचेज का एग्रीमेंट किया था, जिस दिन आपने उस किस्तों वाली चीज़ों का एग्रीमेंट किया था, उस दिन ऊपर जो भी रेट था उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे, और वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। एडवांस कब पे हुआ, इंस्टॉलमेंट कब पे हो रही हैं, गुड्स क्लियर कब हो रही हैं, वो सारी मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। जब मैं कह रहा हूँ कि एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट के वक्त हम क्या करेंगे, उसको लेकर कंसीडर करेंगे। इज़ दैट क्लियर। तो ये दो बातें हैं आपने याद रखनी है। नॉर्मल रूल क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज़ अर्लियर, और हायर परचेज में क्या है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। सो समटाइम्स आपके पास आती हैं सर्विसेज। इसका रूल क्या होता है कि जिस डेट के ऊपर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जिस डेट के ऊपर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। मतलब जिस डेट पे सर्विसेज ले रहे हैं वही क्या होगी, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। और आखिरी से आता है पार्टली पेमेंट का। अब पार्टली पेमेंट का मतलब क्या है कि आपने एग्रीमेंट किया, कुछ पेमेंट आप पहले कर देते हैं और कुछ पेमेंट आप बाद में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्रीमेंट किया 100 गुड्स का क्वांटिटी में कि आपको 100 बैग्स चाहिए, इसमें से आपको 55 बैग्स जो हैं वो रिसीव होते हैं जुलाई के मंथ में, और 45 बैग्स जो हैं वो रिसीव होते हैं आपको अगस्त के मंथ में। ये है पार्टली पेमेंट का असूल। देखें पहला सिंपल वन सिनेरियो, नंबर 1 के सिनेरियो है कि अगर ये टैक्सेबल है, अगर ये टैक्सेबल है, मतलब जुलाई के महीने में भी गुड्स टैक्सेबल रही हैं और अगस्त के महीने में भी गुड्स टैक्सेबल रही हैं, तो फिर जो भी टाइम ऑफ सप्लाई है उसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। लेकिन सेकंड सिनेरियो ये है हमारे पास कि जुलाई के महीने में ये गुड्स एग्जेम्प्ट थी और अगस्त के महीने में क्या हो गई हैं, टैक्सेबल हो गई हैं। हो सकता है गवर्नमेंट जो है रूल चेंज कर दे। अब सवाल ये है कि हम किसको मानेंगे और कितनी सप्लाई को मानेंगे। वो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितना किया, 100 बैग्स का, आधी सप्लाई मिली थी एग्जाम थी, आधी मिली है क्या हो गई है, टैक्सेबल। वो कहता है कि जिस महीने में सारी की सारी गुड्स टैक्सेबल होंगी, आपकी पूरी की पूरी सप्लाई, मतलब 100 के 100 कब रिकॉर्ड हो रहे होंगे, अगस्त के महीने में ही रिकॉर्ड हो रहे होंगे। फिर जो 55 गुड्स आपको मिली थी जिस महीने एग्जाम्प्ट थी, उस महीने आप सप्लाई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगस्त के महीने में टैक्सेबल थी और जुलाई में टैक्सेबल थी, अगस्त में क्या हो गई हैं, एग्जाम्प्ट हो गई हैं। तो जिस महीने में टैक्सेबल थी उसी महीने में क्या करेंगे, आप 100 की 100 गुड्स को क्या करेंगे, अपनी सप्लाई कंसीडर करेंगे और उसके मुताबिक ही आप टैक्स जो है पे कर रहे होंगे। तो पार्टली पेमेंट में बस आप ये रखना है कि जिस महीने में आपकी गुड्स टैक्सेबल होंगी, हम उसी महीने में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जिस महीने में एग्जाम्प्ट है उस महीने में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब ज़रा आएँ अपने नोट्स के ऊपर और इसको ज़रा एक दफ़ा रीड कर लें, और साथ ही एक पास्ट पेपर का सवाल भी किया जाए नीचे बिल्कुल डेफिनेशन के साथ, उसको ज़रा पढ़ के बताएं, समझ आती है। टाइम ऑफ सप्लाई को अच्छी तरह रीड कर लें और साथ ही सवाल गिवन है नीचे पास्ट पेपर का, उसको रीड करके बताएं, समझ आती है। ये सवाल है मेरे ख्याल से स्प्रिंग 23 की अटैम्प्ट का जो साथ गिवन है। जी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 का,
इसमें 55 आप अगस्त में दे रहे हैं और 45 उस वक्त दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 बैग्स का था, उसने कहा था 55 जुलाई में दूंगा, 45 अगस्त में दूंगा। तो जब उसने आधे दिए तब एग्ज़ाम थे, फिर आधे सप्लाई की तो टैक्सेबल हो गई। तो फिर वो जिस महीने में सारे टैक्सेबल हैं, हमने सारे के सारे उसी महीने में काउंट करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में हमारी बेस है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हमने टैक्स चार्ज करने हैं। हमें देखना पड़ेगा किस डेट के ऊपर सप्लाई हो रही है, उस डेट के ऊपर ही टैक्स चार्ज होगा। पूरे सिनेरियो गिवन होता है कि आपने एडवांस इस दिन पे किया था, इनवॉइस आपको इस दिन मिल रही है, गुड्स अवेलेबल हो गई हैं, डिलीवरी हो गई है, वेरियस डेट्स गिवन करेगा। हमने ये रूल के मुताबिक डेट फाइंड आउट करनी है और उसके मुताबिक हमने टैक्स चार्ज करना होगा। तो इसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह रीड कर लें। इसमें कोई पॉइंट समझ ना आए तो मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। साथ ही एक सवाल है पास पेपर का सिनेरियो वाला, उसको पढ़ लें विद सॉल्यूशन, बताएं समझ आती है? पढ़ते लो। पढ़ लिए? पास पेपर की बात करो, सवाल पढ़ लिए? जी, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। एनी प्रॉब्लम बाय एनी वन, स्पेशली इन द क्वेश्चन जो साथ गिवन है आप लोगों को। इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो हमें आते हैं पेपर में। इसमें से 5 नंबर का, 6 नंबर का सिनेरियो आ जाएगा और आपने बताना है कि किस डेट के ऊपर हम सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो बताए। एनीवन? जी, लास्ट इस चैप्टर का कंसेप्ट एंड दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको डिस्कस करना है और इसके ऊपर लिख लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ये। इसके बगैर कभी भी आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, या इसमें से ये मतलब वो एरिया जो 110% पेपर में पूछा जाना है, दैट इज़ वैल्यू सप्लाई। देखें, हमने टैक्स चार्ज करना है, टैक्स लगता है सप्लाई के ऊपर, किस टाइम पे लगाना है समझ लग गई है, लेकिन कीमत क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वो हमने यहाँ पे देखनी है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। बिकॉज जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं, ये चेक करिए मैंने भयंकर वही लिया है, जब भी हम
टैक्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेट लगाएंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास सेल्स टैक्स जो है वो आ रहा होगा, उसके ऊपर रेट होगा तो सेल्स टैक्स आएगा। हमने इसको देखना है कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होती क्या है, इसको हमने देखना है। बेसिकली क्या है, किसी भी गुड्स की बात करें, किसी भी गुड्स की अगर हमने वैल्यू की बात करनी है तो ये क्या है, बेसिकली ये वो है जो हमें कंसिडरेशन रिसीव होती है। क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव, या इन अदर वर्ड्स इट इज़ सम ऑफ मनी, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे ये मार्कर है जी 50 रुपये का बेच रहे हैं, जो 50 रुपये मिल रहे हैं वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इसमें क्या कुछ शामिल होगा, इंक्लूड ऑल ड्यूटीज़, जिसमें फेडरल ड्यूटीज़ प्लस प्रोविंशियल ड्यूटीज़ सारा कुछ शामिल होगा। बस इसमें एक चीज़ नहीं आती और वो है हमारा सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स के अलावा वो पैसे जो हमें चीज़ बेचने के मिलते हैं, जिसमें तमाम ड्यूटीज़ सब कुछ शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली यू कैन से डैट ये वो अमाउंट है, ये वो रकम है जिसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा होगा। बिकॉज ये वो वैल्यू है, इसके ऊपर हमने रेट अप्लाई किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेल्स टैक्स आ रहा है। तो ये मेरी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप इसके डेफिनेशन, अगर पेपर में आता है डिफाइन वैल्यू सप्लाई, तो क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बिकॉज एग्जाम्प्ट की तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते ही नहीं है, हम किसी कर रहे हैं टैक्सेबल की। ये क्या है, कंसिडरेशन इन मनी, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जिसमें तमाम फेडरल तमाम प्रोविंशियल सारी ड्यूटीज शामिल हैं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। डन, इज दैट क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं पावर ऑफ एफपीआर। एक नॉर्मल रूल जो है ये आपने लिख लेना है, याद रखना है कि इसका वैल्यूएशन का रूल पता है क्या आपके पास, एक्चुअल वैल्यू और एफबीआर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और विच एवर इज हायर। क्या रूल है, विच एवर इज हायर वही क्या होगी हमारी हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इसको लिख लीजिएगा, ये कभी भी नहीं भूलना आपने। व्हाट डज इट मीन, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट ए लेके आते हैं और आप उस प्रोडक्ट ए को सेल करते हैं 1100 का। कितने का सेल करते हैं, 1100 का। लेकिन एफबीआर ने इसकी कीमत लिख दी है 1500। क्या लिख दी है, 1500। एफबीआर ने क्या कीमत बताई है, 1500। आप कितने का बेच रहे हैं, 1100। अब हकीकत में क्या होना चाहिए था, हमने बेचा 1100 का, इसके ऊपर 18% टैक्स लगाता, कितना आना था, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर साथ लेके आया करें। जंग में लड़ने आए हैं, गोलियां घर छोड़ के आए हुए हैं, फिर कहते हैं शहीद हो गए हैं। 198 ये टैक्स होना चाहिए था, ऐसे ही है। एफबीआर कहता है भाई जब मैंने मना कर दिया है कि मेरी कीमत ये है जो मैंने तयन कर दी है, तुम इससे कम क्यों बेच रहे हो, तुम्हें क्या मसला है। कहेगा इस पे लगाओ 18%, क्या बनता है, एफबीआर आपसे 270 ही लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफबीआर जिस कीमत को तय कर दे उससे कम हम कभी भी नहीं बेच सकते। डन, एफबीआर कभी भी कोई कीमत तय कर दे हम उससे कम चीज़ को नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू है जी 2000 और एफबीआर ने कीमत डिटरमिन की हुई है कितनी, 1500। अब क्या है, एक्चुअल हायर है
कहेगा ठीक है सर, आप इसमें मसला ही कोई नहीं है, आप बड़े अच्छे हैं, आप इसको बेचें और कितना बनता है 360 टैक्स जो है वो ले लें। मतलब रूल क्या है कि हमने क्या लेनी है, हमेशा हायर वैल्यू जो है वो लेनी होती है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? अब जब हम ये रूल पढ़ रहे हैं और आपके सामने है कि 1500 वाली चीज़ अगर मैं बेचूंगा 1100 में, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टैक्स मुझे कितने पे पे करना पड़ेगा, 1500 पे ही पे करना पड़ेगा, लिखा हुआ है। तो क्या मैं कभी कोई चीज़ डिस्काउंट के ऊपर बेच सकता हूँ? बताएं जी, क्या मैं कभी कोई चीज़ डिस्काउंट के ऊपर बेच सकता हूँ? आपके सामने रूल लिखा हुआ है, आपके सामने रूल लिखा है, एग्जाम्पल भी है कि अगर एक चीज़ 1500 की थी, अगर मैंने बेची भी 1100 की, मेरे से उन्होंने टैक्स पूरा 1500 के मुताबिक ही लिया है और वो 270 है, तो क्या मैं डिस्काउंट पे चीज़ को बेच सकता हूँ? बिकॉज डिस्काउंट का मतलब ये है कि मैंने इसको इतनी कीमत पे बेचना है और जो कीमत होगी उसके हिसाब से ही टैक्स पे करना है। रूल आपके सामने है, क्या मैं डिस्काउंट पे बेच सकता हूँ? डिस्काउंट पे चीज़ रिमेंबर बिक सकती है, यस, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस हैं, वो आपने फुलफिल करनी है, और ये 2 कंडीशंस लाजमी है और डिस्काउंट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हर न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट आती है। देखिए इस अटैम्प्ट का मैं आपको फॉर श्योर बता सकता हूँ कि सेल्स टैक्स का एक अच्छा एक तगड़ा न्यूमेरिकल जो है वो एक्सपेक्टेड है। इस अटैम्प्ट में सेल्स टैक्स का एक तगड़ा न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम बड़ा आसान न्यूमेरिकल आया है और इस न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट लाजमी होगी डिस्काउंट की। न्यूमेरिकली कैसे डील करेंगे हम इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आता है कि बताएं डिस्काउंट क्लेम करने की क्या कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या, डिस्काउंटेड प्राइस मस्ट बी mentioned on इनवॉइस। डिस्काउंट जो है वो क्या होना चाहिए, रसीद के ऊपर मेंशन होना चाहिए। और नंबर 2, डिस्काउंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू बिजनेस कन्फॉर्मिटी, कि आपके जो बिज़नेस के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो आप डिस्काउंट पे क्या कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। मतलब ये आपकी इनवॉइस है, इस इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जी आपकी ग्रॉस सेल्स है, मेंशन्ड है, फिर डिस्काउंट मेंशन्ड है, कितने % के ऊपर है, 10% के ऊपर, फिर आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स कितनी बन रही हैं वो लिखी होंगी, और इस नेट सेल्स के ऊपर ही हम क्या कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए। पहली बात क्या, इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए। और जो डिस्काउंट गिवन कर रहे हैं ये बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस कन्फर्मिटी, कि आप हर एक को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%। आपका डिस्काउंट है ही कितना, 10%। ये आएगा 10% है, ये आएंगे 10% है, वो आएगा कितना है 10%। आप हर एक कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%। फिर क्या कर सकते हैं, आप डिस्काउंट को क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी लैप्स हो गई, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हुई, तो डिस्काउंट कभी भी क्लेम नहीं होगा, डिस्काउंटेड सेल अलाउ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर लिखते ही नहीं है, आप उस डिस्काउंट कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। आपका डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक ही नहीं है, आपने 10 इसको दिया, 12 दे दिया नहीं डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट दिया आपने 20%, तो क्या होगा, इसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, उधर नहीं दे रहे, उसको डबल डिस्काउंट दे दिया, तो आप कोई डिस्काउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक डिस्काउंट हो और सबके लिए हो तो फिर ही हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये सवाल है, और ये 2 नंबर का सवाल आएगा कि अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट क्लेम करना है तो उस डिस्काउंट को क्लेम करने की क्या कंडीशंस हैं हमें फुलफिल करनी है। पहला क्या कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस क्या होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, और दूसरा बिज़नेस डिस्काउंट जो है वो बिज़नेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होता चाहिए। आप जाएँ यूरो स्टोर पे जाएँ,
आप मेट्रो पे जाएं या किसी ब्रांड पे जाएं जो भी इनवॉइस देते हैं, जब आप डिस्काउंट देते हैं वो सब पे उतना डिस्काउंट लगाते हैं और डिस्काउंट मेंशन होता है। अगर डिस्काउंट 5% है तो सबको क्या दिया जाएगा, 5% दिया जाएगा। अगर चाहे आपकी सेल 1000 की हुई है, 10,000 की हुई है, या स्लैब्स बनाई होती हैं, अगर आपकी सेल 15,000 से ऊपर है तो कितना डिस्काउंट है, अगर इससे ऊपर है इतना डिस्काउंट है, तो सबको डिस्काउंट दे रहे होते हैं। और वो डिस्काउंट क्या होता है, इनवॉइस के ऊपर मेंशन होता है। सो दैट्स वाई वो डिस्काउंटेड सेल्स क्लेम हो सकती है और उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो डिस्काउंट क्लेम करने की कंडीशन क्या है कि डिस्काउंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिसीज़। क्लियर है ये? इसके साथ याद रखिएगा जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिटेल आइटम्स, रिटेल आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी रीजनिंग हम एक दो दिन में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता है वो भी कभी भी अलाउ नहीं होता। नाउ व्हाट इज़ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट? मैंने आज इसको सेल कर दी है 1000 रुपये की, ठीक है, और इसको मैंने सेल की है 30 दिनों के लिए उधार के ऊपर। मैंने फ़ोन किया, भाई पेमेंट कर सकेंगे? भाई मैं तो करूँगा आपको पे 30 दिनों के बाद। मैंने कहा यार कि कितने पैसे हैं? इसने कहा मेरे पास 900 रुपये है, चल तू मुझे 900 भेज दे, तुझे मैं 100 छोड़ देता हूँ। ये कहलाता है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है। मैंने उसको क्या कर रहा हूँ, रिकवरी के लिए इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। पहली बात, क्या ये डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक है? नहीं। दूसरा, क्या ये डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन है? ना ये इनवॉइस में मेंशन है, ना ये बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक है। तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। गॉट इट? अब आगे आपको देख रहे होंगे, आपके नोट्स में एक टेबल बना होगा और सिनेरियोज नज़र आ रहे होंगे। आपके पास नोट्स नहीं है? घर में पढ़ रहे होंगे नोट्स अकेले ना, शेयर कर लो कहीं पे, किसी के पास जिसके पास नोट्स ना हो। सबके पास है। अब इसके ऊपर लिखना है आपने, ये सिनेरियोज हैं और ये सिनेरियोज रट्टे नहीं मारने, इसमें क्रैम करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। डेफिनेशन मैंने बता दी है। डिस्काउंट की 2 कंडीशन आपको याद हो गई होंगी, क्या इनवॉइस पे लिखा हो और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। आगे ये सिनेरियोज हैं। अब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपने उसके मुताबिक ही क्या करनी है, वैल्यू सप्लाई जो है कैलकुलेट करनी है। पहला है कि अगर आपने कोई चीज़ ली है और कंसिडरेशन पार्टली इन कैश दी है, पार्टली इन काइंड पे की है, तो फिर हमारी वैल्यू सप्लाई क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं मोबाइल फ़ोन लेने के लिए और अमूमन होता क्या है कि हम अपना ओल्ड फ़ोन दे के आते हैं, साथ कुछ कैश पे करते हैं, फिर ही हम क्या लेते हैं, नया मोबाइल ले रहे होते हैं। अब नए मोबाइल की कीमत कैसे डिटर्मिन करेंगे? जो कैश दिया है वो प्लस जो ओल्ड फ़ोन दिया है उसकी ओपन मार्केट प्राइस। टैक्स में क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? ओपन मार्केट प्राइस। आप एक बाइक नहीं लेने जाते हैं तो जो पुरानी बाइक दी है प्लस कैश, तो कैश प्लस जो बाइक दी है उसकी ओपन मार्केट प्राइस आप जमा करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपके पास नई बाइक की कीमत आ रही होगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ क्या ले रहे हैं, इन काइंड ले रहे हैं, तो ओपन मार्केट प्राइस जो है वही क्या होगी, हमारी वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होंगी। क्लियर है ये? उसके बाद है अगर सप्लायर जो है वो एसोसिएट्स हों। अब हम पढ़ के आए हैं, अगर एसोसिएट्स होते हैं तो एसोसिएट्स कभी भी मार्केट वैल्यू पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपकी दुकान है और भाईजान आ गए हैं, सामान बेचेंगे उनको, पैसे लेंगे उनसे, घर जाना जिंदा आपने, सुबह लाश चाहिए अपनी तो पैसे ले लेना। आप क्या करेंगे, उनको फ्री में सामान दे रहे होंगे या बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ले रहे होंगे। वो कहते हैं फिर बोले भाई तुम्हारा भाई है या तुम्हारा भाईजान है, इससे हमें क्या है, हमारा क्या बेनिफिट है। आप अगर एसोसिएट्स को बेच भी रहे हैं, मार्केट से कम कीमत भी बेच रहे हैं, हम क्या कंसीडर करेंगे, जो मार्केट वैल्यू है वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। डन। उसके बाद अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर चीज़ें बेच रहे होते हैं, अब आप खुद बताएं, नगद बाइक है लाख रुपए की, ठीक है, या नगद फ़ोन जो है लाख रुपए का है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेंगे लाख का ही मिलेगा, कितने का मिलेगा, एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का। वो जो 20,000 ले रहा है ऊपर 30,000 ले रहा है या 40 ले रहा है, उसका क्या है, प्रॉफिट है, मार्कअप है, इंटरेस्ट है। रिमेंबर ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो मार्कअप वगैरह होते हैं, इनके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो आपने जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी चीज़ें ख़रीदी हों या डेफर्ड बेसिस के ऊपर भी चीज़ें हों, उसका असूल क्या होता है, सिंपल सा,
कि जो मार्केट प्राइस है ना वही क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। 1 लाख वही है। जो 30,000 उसने एक्स्ट्रा लिया है, जो 40 एक्स्ट्रा लिया है, उसके ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का हमने पॉइंट पढ़ लिया है, क्या कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हम वैल्यू सप्लाई डिटर्मिन नहीं कर पाते। उसके लिए सिंपल क्या है, जो मार्केट प्राइस है वही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। एसोसिएट वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अगर गुड्स इंपोर्ट होती हैं तो इंपोर्ट के केस में जो कस्टम ड्यूटी वाले अंडर कस्टम में आपकी वैल्यू डिटर्मिन करते हैं वही क्या होती है, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर होती है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट को लगे कि जो आपने वैल्यू सप्लाई डिक्लेयर की है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, फिर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप टेस्ला इंपोर्ट करते हैं और आप कहते हैं टेस्ला 40 लाख रुपए की है, कहेंगे अच्छा आल्टो कितने की है सर, 33 की। टेस्ला कितने की है, 40 की। कहेंगे पागल हैं हम, माथे पे क्या लिखा है हमारे। वो क्या करेंगे, उन्हें पता है आप अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो वो क्या करेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे जिसे कहते हैं वैल्यूएशन कमेटी, जिसमें डिपार्टमेंट के और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग होते हैं वो आएंगे, वो जो कीमत डिटर्मिन कर देंगे उस एसेट की, वही क्या होगी आपकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर होगी। मोस्टली जब ये हैवी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, प्लाट वगैरह इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे इस तरह के पंगे कर रहे होते हैं कि अंडर वैल्यूएशन डिक्लेयर करा देते हैं ताकि हम टैक्स वगैरह कम पे कर पाएँ। बिकॉज जब आप इंपोर्ट करेंगे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और वो टैक्स चूँकि अगर आप नॉन कमर्शियल इंपोर्टर हैं आप वो रिफंड रिकवर भी नहीं करवा सकते, वे सारा आपको पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे अंडर इन्वाइसिंग करते हैं। तो अगर लग रहा है उनको कि अंडर इन्वाइसिंग हो रही है तो वो क्या करेंगे, वैल्यूएशन कमेटी बिठाएंगे। जो कमेटी कीमत बता देगी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद जो टोल मैन्युफैक्चर होते हैं, आप किसी के बिहाफ पे गुड्स वगैरह बना के दे रहे हैं, तो जो आप उनको चार्ज करेंगे कीमत बनाने की, वही क्या होगी वैल्यू सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप कपड़े डाई कर रहे हैं, आप कहते हैं जी पर मीटर 2 रुपये लूँगा मैं डाई करने के, जो 2 रुपये आप ले रहे हैं पर मीटर, वही क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है या वापडा है, इनकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, जो एनर्जी परचेज प्राइस वगैरह होती है विदाउट सब्सिडी, यही क्या कहलाएगी, इनकी वैल्यू सप्लाई कहला रही होगी। उसके अलावा अगर आप कोई यूज़ व्हीकल लेते हैं, उसे बेच देते हैं कुछ वैल्यू एडिशन करके, आपने मेहरान ली, उस पर आपने की वैल्यू एडिशन, उससे आपने गेट ऊपर खोल दिए दरवाजे, अब वो क्या बन गई है, मिनी लैम्बोर्गिनी बन गई है। अब आप उसे बेचते हैं, वो जो वैल्यू एडिशन की है, ली 4 लाख की, बेचेंगे आप उसको 10 लाख की, तो 6 लाख रुपये आया, वो क्या बनेगी आपकी वैल्यू सप्लाई बन रही होगी। बेसिकली ये जो रूल है ये इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जो डीलर्स होते हैं जापानी गाड़ी मंगवाते हैं, वो थोड़ी एक्सीडेंटल होती है, शीशे टूटे हुए हैं, रंग ख़राब है, वो मंगवाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, फिर बेच देते हैं। अब आती 10 लाख रुपए की है, रिपेयरिंग होती है 1,00,000-1,50,000 रुपए की, बिक्री होती है वो 17 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। तो उनके लिए है कि जितने की बेच रहे हैं और जितनी ख़रीदी थी उसका डिफरेंस लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर हो रही होगी। फिर रिटेल प्राइस, ये सिंपल क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरर तय कर दे वही क्या होती है, आपकी रिटेल प्राइस कंसिडर हो रही होती है। फिर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लेस्को हो गया, गैपको हो गया, आइस्को हो गया, SNGPL वगैरह हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, हमसे बिल ये लेती हैं। तो ये किस वैल्यू पे सेल टैक्स चार्ज करती हैं, सिंपल जो टोटल अमाउंट होती है ना बिल की, मतलब जिसमें डिफ़ॉल्ट और चार्ज और पेनल्टी शामिल नहीं होती, उसके अलावा जो टोटल बिल होता है वही हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास सारे सिनेरियोज़ हैं। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बस सिनेरियोज़ को पढ़ना है, इस लिस्ट को पढ़ना है, इसको क्रैम नहीं करना। इसमें से सिर्फ आपको सिनेरियोज़ आते हैं, जैसे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है सिनेरियो, अब ये वैल्यू सप्लाई है, इसमें से ये हमारे पास सिनेरियो आ रहा है। जैसे पहला है रिक्वायरमेंट है डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई on which sales tax would be levied under the provision of Sales Tax Act 1990। बताएं जी क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। पहला है वेयर लिमिटेड हैज़ सप्लाइड 2000 टन ऑफ स्टील टू ज़ुहेब लिमिटेड, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई इज़ 2.8 मिलियन।
अब मार्केट में कीमत क्या है, 2.8 मिलियन है। Owing to financial difficulties, Have has requested to settle that price by transferring a portion of building having a market value of 2.5 million। उसने कहा भाई 25 लाख के मेरे से बिल्डिंग ले लो, प्लस मैं तुम्हें 75 जो है कैश पे कर देता हूँ, ठीक है। और बताएं जी वैल्यू सप्लाई क्या होगी। अभी हम पढ़ के आए हैं ओपन मार्केट प्राइस से कम तो नहीं हो सकती। अब इसने कहा है ओपन मार्केट प्राइस कितनी है, 2.8, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी, 2.8 ही होगी। अब सवाल ये है, इसको मिला है 2.575 और ये कह रहा है 2.8 मिलियन है, तो कैसे होगा। इसके लिए हम जाके पढ़ेंगे कि अगर वेयर लिमिटेड है ये DCN इशू कर दे, फिर इसकी वैल्यू सप्लाई जो है वो 2.575 हो सकती है, अदरवाइज़ कितनी रहेगी, 2.8 मिलियन ही रहेगी। जैसे पॉइंट नंबर बी है, आतिफ सन स्टार्टेड हिज बिजनेस इन जुलाई 2022। इन ऑर्डर टू असिस्ट हिम आसिफ सप्लाइड हिम गुड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25 लाख। बेटे ने कारोबार शुरू किया और बाप ने डिस्काउंट पे कितने गुड्स बेच दी हैं, 25 लाख रुपए की, और उसने कितने डिस्काउंट के ऊपर दी हैं, 18% डिस्काउंट के ऊपर। हालांकि नॉर्मल डिस्काउंट कितना है, 8%। वट वुड बी द करेक्ट वैल्यू सप्लाई, बताइए सही वैल्यू सप्लाई कितनी होगी। अब उसने 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दी है, वो तो अलाउ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब इसने बेचा है 25 लाख, ये 25 लाख की गुड्स बिकी हैं 18% डिस्काउंट के बाद। इसका मतलब किसको शो कर रही हैं, 82% को। आप इसको 0.82 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस सेल्स कितनी बनती हैं विदाउट डिस्काउंट, और नॉर्मल डिस्काउंट कितना है, 8%। तो आप इसको अगर 92% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नॉर्मल डिस्काउंट लेस होके वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी बनेगी, 280। गलत है, ये करो ना, 25 लाख को डिवाइड करो 0.82 पे, जो मल्टीप्लाई करेगा उसको मल्टीप्लाई करें 92%, तो क्या जवाब आता है, क्या आ रहा है, 2804878। तो ये क्या बनती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू सप्लाई जो है वो बन रही होगी, ठीक है। तो उसने डिस्काउंट दिया था 18% के ऊपर, वो अलाउ नहीं है, हमने डिवाइड किया, ग्रॉसअप किया, जिस पे अलाउ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सप्लाई आ गई। फिर उसामा है सप्लाइड 200 kg ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल टू मुनव्वर लिमिटेड एट अ होलसेल प्राइस ऑफ 500 पर kg, और रिटेल प्राइस कितनी है, 900। अभी हम पढ़ के आए हैं कि रिटेल प्राइस से कम की भी कीमत पे नहीं बेच सकते, तो आपकी क्या वैल्यू सप्लाई कंसिडर होगी, 900 रुपये पर kg ही कंसिडर हो रही होगी, ठीक है। आपके नोट्स में टेबल के बिल्कुल नीचे एक सवाल गिवन है पास्ट पेपर का, जरा उसको रीड करके बताएं, समझ आती है जल्दी से, जो है वो तो पढ़ें, जो है वो तो पढ़ें अभी। ये बड़ा सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आ रहे होते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल में तो आना ही आना है, थ्योरेटिकल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें से इस तरह का आपको गिवन होगा। तो इसको जाके आज आपका एक ही काम है कि टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू सप्लाई कुछ ना रीड कर लें, इसके सिनेरियोज देख लें,
और कल फिर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और प्रोबेबली हमारा इस वीकेंड पे सेल्स टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई ही था जो हमने डिस्कस आउट किया है, और इसके रीसेंट सवाल भी हम दिखा दिए आपको। इस तरह क्वेश्चन जो है इसमें से आ रहे होते हैं। तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें से हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे कि टैक्सेबल सप्लाईज किस तरह डील होती है। हमने एग्जाम सप्लाईज और जो हमारी थी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज वो कंप्लीट कर ली हुई है। तो कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे।